एवरीवन, मैं राकेश निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे कहते हैं आसंजक बल। उसे क्या कहते हैं? आसंजक बल। अगर पूछे सासंजक बल लगता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच। समान पदार्थों के बीच लगता है सासंजक बल, यानी एक ही पदार्थों के बीच लगता है सासंजक बल, और भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगता है आसंजक बल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है T बराबर होता है F अपॉन L। ये तो होता है फॉर्मूला हो गया ये पृष्ठ तनाव का। इससे अगर मात्रा निकालें तो क्या है? फोर्स का मात्रा होता है न्यूटन अपॉन L लंबाई का होता है मीटर। तो क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये इसी से अगर हम दूसरा मात्रक निकालें तो क्या आएगा? हमने एक पढ़ा, हमने कार W बराबर हमने पढ़ा F इंटू S यहाँ क्या है? विस्थापन। अगर हम यहाँ से बल निकालें, अगर हम फोर्स निकालेंगे, बल निकालेंगे तो बल क्या आएगा? अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? फोर्स बराबर आएगा W अपॉन S होता है विस्थापन, यानी कार्य बटा विस्थापन। तो F की जगह हम क्या रख दें? F की जगह हम रखे दे रहे अब W अपॉन S हमने रख दिया F की जगह। S को अगर हम लंबाई है, S यहाँ विस्थापन है, विस्थापन को अगर हम लंबाई में लिख दें तो क्या हुआ? एक L ये है, एक L और है, तो क्या हुआ? L स्क्वायर हो गया। L स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया लिख सकते हैं, यानी W अपॉन A, इतना हम लिख सकते हैं। इससे अगर मात्रक निकालेंगे तो क्या है? इससे अगर निकालेंगे W कार का मात्रक क्या होता है? जूल। कार का मात्रक जूल अपॉन A एरिया का क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इससे क्या आया? इससे आया जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? सरफेस टेंशन के होते हैं दो फार्मूले, एक होता है T बराबर W, एक होता है T बराबर F अपॉन L ये वाला, एक होता है T बराबर W अपॉन A ये वाला, W अपॉन A। इससे निकलेगा मात्रक ये वाला। क्लियर हुआ? दोनों मात्रक समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा, यदि कोई वह बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद का आकार नियंत्रित होता है। हमसे पूछा द्रव की बूंद जो होती है वो गोल होती है, इसका क्या कारण है? इसमें सीधा यही पूछो, यानी जैसे बूंद होती है, ऊपर से बूंद गिरती है तो गोल होकर नीचे ज़मीन पर गिरती है, गोल होकर ज़मीन पर नीचे गिरती है। तो इसका क्या कारण, किसके कारण ये गोल होती है? सीधा सिंपल भाषा में पूछे तो ये जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, वो किसके कारण उठती हैं? तो वो होती हैं द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव कारण, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड के कारण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। हमसे पूछा, आर त्रिज्या एवं टी पृष्ठ तनाव वाले द्रव बूंद के भीतर दाब अधिक। हमसे पूछा द्रव की बूंद के लिए दाब अधिक। अगर द्रव की बूंद के लिए बात करें, लिक्विड के लिए बात करें, अगर हम लिक्विड के लिए बात करें, L के लिए बात करें, लिक्विड के लिए, द्रव के लिए, तो होता है दाब अधिक का फॉर्मूला P बराबर होता है 2T अपॉन R। ये किसके लिए है? ये द्रव के लिए। अगर बात करें साबुन के बुलबुले के भीतर दाब अधिक पूछते तो होता P बराबर, तो वहाँ होता 2T की जगह 4T अपॉन R। ये किसके लिए? ये साबुन के
बुलबुले के लिए, ये साबुन के बुलबुले के लिए, साबुन के लिए, ये साबुन के बुलबुले के लिए। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। ये है द्रव की बूंद के लिए, ये है साबुन के बुलबुले के भीतर दाब अधिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर था। नेक्स्ट हमसे पूछा केशकात के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण होगा। यदि स्पर्श कोण हो यानी कितना स्पर्श कोण करें कि द्रव नली में चढ़ने लगे। आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। थोड़ा हम साइज में इसको छोटा करते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। रेड कलर सेलेक्ट करते हैं। चलो मैं इसको बताता हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बारीकी कॉन्सेप्ट। ऊपर चढ़ेगा, इसमें क्या, इसमें पूछा द्रव ऊपर चढ़ेगा। द्रव ऊपर कब चढ़ेगा? द्रव मान लो ऊपर इस प्रकार होगा जब फिगर, तब द्रव ऊपर चढ़ेगा। इतना ये ध्यान रखना, ये जब इस प्रकार होगा तब द्रव ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ये हो गई साइड, ये तो हो गई साइड, ये दोनों, ये द्रव अब इस प्रकार से ऊपर ये चढ़ रहा है, इस प्रकार से ऊपर चढ़ा। और दूसरे में ये इस प्रकार मैंने लिया, ये द्रव नीचे आ रहा है, ये तो ये हो गई साइड, ये वाली साइड हो गई, ये वाली ये भी साइड हो गई। ये द्रव यहाँ से ये नीचे है, फिर ये ऊपर आया, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब ये नीचे आया, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये स्पर्श कर रहा है नीचे की ओर। आइए समझते हैं। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। कलर हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैक। ये एक तो हो गया ये पॉइंट, एक हो गया ये पॉइंट। क्लियर हुआ? दूसरा अगर हम ये इस प्रकार डॉट डॉट से मिला दें तो ये कोण कितना हुआ, ये टोटल कोण कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। इतना समझ में आया? 90 डिग्री हुआ। लेकिन ये स्पर्श, ये लाइन है, कहाँ स्पर्श कर रही है, ये लाइन ये ऐसी स्पर्श कर रही है, तो कोण जो मेरी रेखा, दूसरी रेखा आएगी वो यहाँ से इस प्रकार आएगी रेखा, ये आई। और हमसे कौन कोण पूछा, हमसे यही कोण तो पूछा, ये वाला कोण हमसे पूछा। ये कोण क्या आएगा? जब ये हुआ 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना कोण आएगा, न्यून कोण आएगा, यानी थीटा का जो मान आएगा वो लेस देन 90 डिग्री आएगा, लेस देन 90 डिग्री आएगा। ये आया मेरा थीटा 90 डिग्री। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा द्रव नली में द्रव चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। ऊपर कब चढ़ेगा? जब जो थीटा का मान है वो न्यून कोण है, जब थीटा 90 डिग्री से कम है, 90 अंश से छोटा है, छोटा होगा तो न्यून कोण होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक समझ में आ गया? आइए अब दूसरा समझते हैं, ये वाला। आइए समझते हैं दूसरा, थोड़ा छोटा करते हैं। आइए समझते हैं हम दूसरा वाला। ये इस प्रकार से है, ये हुआ, ये मैन यहाँ से यानी ये नीचे भाग में स्पर्श कर रहा है। इसका ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया फिर लोएस्ट पॉइंट। अगर हम इसको इस प्रकार से मिला दें, ये तो एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई नीचे की ओर, स्पर्श रेखा एक नीचे की ओर हो गई, ये समझ में आया। दूसरी स्पर्श रेखा, जैसे कलर थोड़ा चेंज करते हैं, समझाते हैं हम कर ले रहे, ये कलर कर ले रहे। जैसे इसमें ये डायरेक्शन स्पर्श रेखा ये थी, तब हमने स्पर्श रेखा ये बनाई थी इस डायरेक्शन में, लेकिन अब स्पर्श रेखा ये वाली है, अब स्पर्श रेखा ये वाली है, तो स्पर्श रेखा कौन बनाएंगे, वो ये वाला बनेगा इस प्रकार से। स्पर्श रेखा आई ये वाली, दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली है, दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली है। ये था एक, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये कितनी है, ये 90 डिग्री की लाइन है। ये जो रेखा ये हुआ 90 अंश की, यानी इतना कोण कितना है, 90 डिग्री है ये वाला कोण। अगर हम ये पूरा कोण लेंगे, अगर हम ये पूरा कोण लेंगे तो ये कितना आएगा, इसका जो मान आएगा वो थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री आया, यह आया मेरा थीटा का मान। यानी यदि द्रव स्पर्श नहीं करेगा, यदि द्रव ऊपर नहीं चढ़ेगा, मान लो इसमें थोड़ा कलर चेंज करते हैं, फिर से समझाते हैं। ब्लू, ये हम ले रहे येलो। इसमें ये द्रव ऊपर चढ़ रहा था, ये द्रव चढ़ रहा था ऊपर, लेकिन इसमें द्रव ये नीचे की ओर, नीचे से ये ऊपर आया, फिर नीचे आया, इस डायरेक्शन इधर आया नीचे। आइए समझते हैं। ऊपर चढ़ेगा तब थीटा कितना आएगा, न्यून कोण 90 अंश से छोटा, यानी थीटा आएगा न्यून कोण। यदि ऊपर चढ़ेगा तब न्यून कोण आएगा, यदि
जो द्रव है वो नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा, ये नीचे उतर रहा है, ये वाला ये आया पीला पीला जो दिख रहा है ये वाला, ये नीचे उतर रहा है, नीचे उतरेगा। यदि यदि द्रव नीचे उतरेगा तो थीटा कितना होगा, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 होगा, यानी 90 से बड़ा होगा थीटा का मान। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और थोड़ा बताते हैं, थोड़ा हम इसको करते हैं साइज में और छोटा, इसको हम लाते हैं यहाँ। चलो फिर और समझते हैं। अगर थीटा निम्न कोण है, कलर चेंज करते हैं। अगर थीटा निम्न कोण है तो ठोस को गीला करेगा, तो ठोस को इसमें गीला करेगा। इसमें क्या आया, इसमें ठोस को गीला करेगा, गीला होगा ठोस। और जो एंगल बनेगा वो थीटा का मान लेस देन 90 डिग्री होगा। इतना क्लियर हुआ। और इस वाले में समझते हैं, इस वाले में क्या आएगा, इसमें ठोस नीचे उतरेगा, यानी द्रव नीचे उतरेगा, यानी जो ठोस है वो गीला नहीं करेगा, इसमें गीला नहीं करेगा, इसमें गीला नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। और जो थीटा होगा, थीटा का मान वो होगा ग्रेटर देन 90, यानी जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें पीछे थोड़ा लें, इसमें हमसे क्या पूछा था, थोड़ा जूम करते हैं। हमसे क्या पूछा था, हमसे इसमें पूछा था द्रव, हमसे पूछा था द्रव नली में चढ़ेगा, कब चढ़ेगा, नली में द्रव कब चढ़ेगा, जब जो थीटा होगा वो निम्न कोण होगा तभी तो चढ़ेगा। इसमें चढ़ रहा है द्रव, ये वाले में, ये वाले में चढ़ रहा है, ये वाला फिगर देखना, ये वाला फिगर, इसमें ये द्रव चढ़ रहा है। जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा तभी तो चढ़ेगा। क्लियर होगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा पारा एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान होता है। पारा और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान पूछा है। आइए हम इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट। थोड़ा जूम कम करते हैं। चलो अभी हम ये नहीं बता रहे, अभी हम पूरा बता रहे कॉन्सेप्ट, हम पूरा बता रहे आपको कॉन्सेप्ट। अगर हमसे पूछते शुद्ध कांच ये शुद्ध पानी, अगर हमसे पूछते शुद्ध पानी और गिलास और कांच को हम जी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तब जब जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। अगर यहीं शुद्ध पानी जगह, दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट, अगर शुद्ध पानी जगह हम ले लें साधारण पानी, अगर हमने साधारण पानी लिया, साधारण वाटर लिया, ऑर्डिनरी साधारण वाटर यानी नॉर्मल पानी अगर हम ले गए, प्लस कांच प्लस गिलास, तब जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 8 डिग्री, तब थीटा आएगा 8 डिग्री। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, अगर हम ले लें शुद्ध पानी और सिल्वर, अगर हम ले लें पानी वाटर प्लस सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर चांदी, तो जो कोण आएगा वो कितना आया, तो कोण आएगा वो आएगा 90 डिग्री 90 अंश। इतना क्लियर हुआ। थोड़ा जूम और कम करते हैं। चलो एक और रह गया। अगर हमसे पूछते चौथा पॉइंट, अगर हमसे पूछते पारा मरकरी, पारा होता है मरकरी प्लस कांच यानी गिलास जी, तो जो कोण बनेगा वो बनेगा दो कोण, इसमें दो होते, एक होता 138 डिग्री अबलेख 140 डिग्री, 140 डिग्री। कहीं कहीं ऑप्शन आपको देगा 138 डिग्री और कहीं कहीं दे देता है 140 डिग्री। जो भी ऑप्शन दे वही राइट आंसर टिक कर देना। क्लियर हुआ। अब एक बार और समझाते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर हम ले लें ब्लैक। अगर हमसे पूछे शुद्ध पानी और कांच के लिए तो होता है 0 डिग्री। अगर हमसे पूछते साधारण पानी और कांच के बीच स्पर्श कोण तो होता 8 डिग्री। ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होगा इन दोनों में, ये याद रखना। अगर शुद्ध पानी बोले, शुद्ध के लिए मान लो डिस्काउंट होता है 0%। अगर कोई चीज़ शुद्ध है तो उसके लिए 0% डिस्काउंट होता है, तो हमारा कोण बनेगा वो करेगा 0 डिग्री, जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। साधारण यानी कोई चीज़ साधारण है तो उसमें कम डिस्काउंट मिलता है,
तो वो हो गया मान लो 8%। इससे थोड़ा याद रखना तो सिंपल आसानी से याद बना रहेगा, नहीं तो हो सकता है भूल जाओ। अगर वैसे याद रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा पॉइंट पूछा पानी और सिल्वर के लिए, पानी और सिल्वर के लिए स्पर्श कोण, तो वो होता है 90 अंश, तो वो होता है 90 अंश। चौथा पॉइंट पारा यानी मरकरी और कांच के बीच अगर पूछे तो होता है 138 डिग्री या फिर होगा 140 डिग्री। दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दे वही टिक कर देना। क्लियर हुआ। हमसे यहाँ पूछा पारा और कांच के लिए, पारा व कांच के लिए क्वेश्चन पूछा, पारा व कांच के लिए हमने पारा और कांच यहाँ ये लिखवाया। पारा व कांच के लिए कितना आया 140 डिग्री लिखवाया, 140 यहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी इज राइट आंसर। ये क्लियर हुआ। अगर यहाँ 140 ना देगा, अगर 138 देता तो वो आंसर टिक करते। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कोई द्रव एक ठोस की सतह को गीला करेगा यदि स्पर्श कोण। अभी जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था सेम कॉन्सेप्ट है ये, एक बार फिर से हम समझाते हैं ताकि समझ में आ जाए क्लियर। चलो थोड़ा ये रफ करते हैं, ये डिलीट करते हैं, चलिए समझाते हैं। अभी मैंने पीछे क्या बताया था, हमने दो बनाए थे फिगर, ये एक फिगर मैंने ये ले लिया, मैंने दो फिगर लिए। एक में मैंने बताया था द्रव स्पर्श करेगा, एक में मैंने ये बताया था इस प्रकार से, ये बताया था। ये इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें द्रव ऊपर चढ़ेगा, इसमें द्रव ये ऊपर चढ़ रहा है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिया था इस प्रकार से, इस प्रकार से लिया था दूसरा पॉइंट। इसमें द्रव ये नीचे उतर रहा है, इसमें द्रव नीचे उतर रहा है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले ले रहे। ये मैंने एक लाइन बताई थी, ये तो लाइन फिक्स है, ये लाइन मैंने फिक्स कर दी थी। दूसरा मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की थी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, 90 अंश बनेगा। लेकिन स्पर्श रेखा ये वाली, तो हम एक स्पर्श रेखा ये खींच देंगे ऐसी इस प्रकार से। इसके बीच जो थीटा कोण बन रहा है, ये थीटा कोण बना, ये जो थीटा कोण बना है वो कितना है, 90 डिग्री से कम आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा। इतना समझ में आया। और अब इधर देखते हैं, ये तो फिक्स हो गई, ये दोनों लाइन फिक्स हो गई। अब इसमें द्रव ये क्या है, नीचे उतर रहा है, यानी ये हुआ लोवेस्ट पॉइंट ये वाला, ये हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ ये वाला, फिर लोवेस्ट पॉइंट ये हुआ, यानी इसमें द्रव उतर रहा है। ये लाइन तो मैंने फिक्स कर दी थी, एक स्पर्श रेखा हो गई ये वाली। दूसरा अगर एंगल बनाए तो ये मान लो मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये इसके बीच कोण पूछ दे तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री कोण हुआ, ये वाला कोण हुआ 90 डिग्री। एक स्पर्श रेखा हम इस प्रकार खींचेंगे, जो स्पर्श रेखा यानी जो द्रव उतर रहा उस डायरेक्शन में ये स्पर्श रेखा हुई। इतना समझ में आया। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो अगर हमसे पूछा ये कोण, अगर ये कोण लेंगे तो ये कोण कितना है, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 आएगा, यानी 90 अंश से बड़ा होगा। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा जूम कम करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा कोई द्रव एक ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा यदि स्पर्श कोण। हमने कब बताया था गीला नहीं करेगा, हमने गीला बताया था, इसमें बताया था मैंने, इसमें ये वाला फिगर है, इसमें ये वाला फिगर में, इसमें गीला नहीं करेगा क्योंकि ये पॉइंट, ये इधर पॉइंट है, द्रव नीचे उतर रहा है, ये जो मेन पॉइंट है वो हो गया ये वाला, यहाँ से द्रव ये नीचे उतर रहा है इस डायरेक्शन में, ये द्रव उतरा। तो क्या होगा, इससे इसमें द्रव नीचे उतरेगा, यानी ठोस गीला नहीं होगा। मैंने पीछे ही बताया था, इसमें ठोस गीला नहीं करेगा, ठोस गीला नहीं करेगा। और इस वाले में ठोस गीला हो जाएगा, इसमें ठोस गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा। क्लियर आ गया। और अगर पूछ दे जो ये फिगर है ये वाला, इसमें द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा, ये वाले फिगर में द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा, लेकिन जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, इसमें द्रव नीचे की ओर उतरेगा। क्लियर हुआ। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अगर समझ में ना आया तो एक बार थोड़ा वीडियो को पीछे करना
और फिर से एक बार देखना, A to Z समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें डी आंसर था। हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 9, हमसे पूछा जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद की रचना करती हैं तब ऊर्जा, यदि छोटी छोटी, ये मान लो छोटी, कलर रेड करते हैं, ये मैंने मान ली छोटी छोटी बूंदें हैं, ये मैंने छोटी छोटी बूंदें मान ली तमाम। इससे अगर बड़ी बूंद बनेगी, अगर इससे ये बड़ी बूंद बन रही है तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, जो एनर्जी है वो मुक्त होगी। ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर। लेकिन अगर यही बूंद, ये बड़ी बूंद, ये वाली बूंद, अगर ये बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटेगी, अगर ये बूंद जो है छोटी छोटी बूंदों में टूटेगी तो क्या होगा, तो ऊर्जा अवशोषित होगी, तो ऊर्जा शोषित होगी। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो ये मैंने बर्फ़ का टुकड़ा, ये पूरा बर्फ़ मैंने मान लिया, अगर इसको हम हीट देंगे, अगर इसको हम हीट देंगे यानी ऊर्जा देंगे तो क्या हुआ, ये पानी में बहेगी यानी छोटे छोटे बूंद बन जाएगी, तो क्या हुआ, ऊर्जा अवशोषित करेगी तभी तो छोटी छोटी बूंदों में निकलेगी। क्लियर हुआ। यानी अगर छोटी छोटी बूंदों से अगर बड़ी बूंद बनेगी तो ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन अगर वही बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है तो ऊर्जा अवशोषित होगी या शोषित होती है। क्लियर हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर। हमसे पूछा है छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो क्या हुआ, ऊर्जा मुक्त होगी। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा किसी द्रव का उसके पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित ऊर्जा को कहा जाता है। अभी हमने एक पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बताया था, थोड़ा जूम कम करते हैं। अभी मैंने पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बताया था T बराबर F/L, ये मैंने फॉर्मूला बताया था पृष्ठ तनाव का। लेकिन हमने ये भी बताया था W बराबर F/S, ये भी बताया था। अगर F बराबर निकालेंगे तो F बराबर क्या आया, F बराबर आएगा W/S। S को अगर हम लेंथ लिखना कोई दिक्कत, S को अगर हम L लिखना कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम रखते हैं, F की जगह मैंने रखा W/S, S की जगह मैंने A रख दिया, एक L ये है तो कितना हुआ, L² हो गया, L² हुआ। इसी L² का हम क्या लिख सकते हैं, ये L² का हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल एरिया, तो क्या है W/A भी तो लिख सकते हैं, W/A। तो ये T बराबर चल रहा था तो मेरा फॉर्मूला क्या है W/A। और हमसे पूछा था, हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, हमसे पूछा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल को, एरिया को हमने कर दिया 1 पर संचित ऊर्जा को, ये हो गई ऊर्जा, ये हो गई ऊर्जा यानी U, एनर्जी, ऊर्जा U कर दिया मैंने। उसे क्या कहते हैं, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, उसे पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहते हैं। समझ में आ गया। यानी फॉर्मूला निकल के क्या आया, फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया T बराबर आया W मान लो चाहे U मान लो, U/A, ये आया मेरा फॉर्मूला निकल के। क्लियर हुआ, इतना समझ आया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली ऊर्जा को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन T कहते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था एक ही पदार्थों के बीच, जूम थोड़ा हम कम करते हैं। हमसे पूछा एक ही पदार्थों के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, यानी समान पदार्थों के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, वो लगता है सहसंजक बल, लगता है सहसंजक बल। अगर पूछे, पीछे मैंने पीछे क्या पूछा था, पीछे पूछा था भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है असंजक बल। ये दोनों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हुए। समान पदार्थ के अणुओं के बीच सहसंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच असंजक बल। ये क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 साबुन कपड़े साफ करने में सहायता करता है क्योंकि, साबुन कपड़े साफ करने में सहायता करता है क्योंकि साबुन का घोल है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह घोल का पृष्ठ तनाव कम करता है। जो साबुन होता है
वो पृष्ठ तनाव, ये जो साबुन का घोल होता है वो पृष्ठ तनाव को घटा देता है, इसलिए कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। जैसे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लोग शाम को कपड़े रख देते हैं साबुन में किसी टब वगैरह में फुलाकर, और वो सुबह धुलते हैं ताकि जो मैल है वो आसानी से साफ हो जाए, छूट जाए। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, ताप वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वो घटता है। ताप जो पृष्ठ तनाव है T प्रोपोर्शनल 1 टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप, जो पृष्ठ तनाव है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो जो सरफेस टेंशन है वो घट जाएगा, सरफेस टेंशन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, साधारण पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान। अब फिर से वही हम पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन हो जाए। हमने इसमें 4 पॉइंट बताए थे, फिर से अब 4 पॉइंट बताएंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर हमसे पूछ दे शुद्ध पानी, अगर हमसे पूछ दे शुद्ध पानी, शुद्ध वाटर, वाटर को मैंने W लिख दिया, प्लस गिलास यानी कांच, शुद्ध पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान होता है, वो होता है 0 डिग्री। दूसरा पॉइंट, अगर हम ले लें साधारण पानी, अगर हम ले लें साधारण पानी प्लस कांच, यानी साधारण पानी और कांच के बीच अगर पूछे तो वो होता है 8 डिग्री। 8 डिग्री स्पर्श कोण होगा। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा और करते हैं जूम कम ताकि क्वेश्चन यही पूरा आ जाए। और अब लिखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? थर्ड पॉइंट में आएगा सिल्वर, वाटर यानी पानी प्लस सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर चांदी। अगर हमसे पूछ दे शुद्ध पानी और चांदी के लिए स्पर्श कोण तो वो होता है 90 अंश, तो वो होता है 90 अंश। चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर होता है पारा, फोर्थ नंबर होता है पारा मरकरी प्लस पारा प्लस कांच गिलास। यदि हम पारा और गिलास के बीच स्पर्श कोण पूछे तो वो आएगा 138 डिग्री, अब लेख 140 डिग्री। इन दो में से कोई भी ऑप्शन दे वो सही कर देना। हमसे पूछा साधारण पानी और कांच के लिए, साधारण पानी, तो साधारण पानी कहाँ है? कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लैक सेलेक्ट करते हैं। साधारण पानी प्लस कांच, साधारण पानी और कांच के लिए पूछा तो कितना आंसर आएगा? 8 डिग्री, 8 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आएगा सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? अगर पूछ दे शुद्ध पानी व कांच के लिए तो आएगा 0 डिग्री। अगर पूछ दे पानी और सिल्वर के लिए, चांदी के लिए पूछ दे तो आएगा 90 अंश, 90 डिग्री। चौथा पॉइंट, अगर इसमें पारा मरकरी प्लस कांच के लिए तो वो होगा 138 डिग्री या होगा 140 डिग्री। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15। पूछा, थोड़ा कलर रेड करते हैं। पूछा, अगर केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो केश नली के चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई, आपने जूरेन लॉ का पढ़ा होगा। जूरेन लॉ होता है H प्रोपोर्शनल 1/r। हमने क्या किया? हमने व्यास को कर दिया दुगना, यदि हम r को दोगुना करेंगे तो h घटेगा। यदि हम r को बढ़ाएंगे तो h घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। r को मैंने कर दिया दोगुना तो जो h है वो कितना होगा? आधा हो जाएगा, h आधा हो जाएगा, यानी आधी ऊंचाई तक अब द्रव चढ़ेगा, वो आधी ऊंचाई तक चढ़ेगा। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।